अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ आज हम 9th क्लास बायो चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि इसमें मेजर कंसेप्ट्स क्या हैं, मतलब इस पूरे चैप्टर में हम किन किन चीज़ों को ब्रीफली डिस्कस करेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेजर कंसेप्ट्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं बायोलॉजिकल मेथड को स्टडी करेंगे, देन साइंटिफिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसमें उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किन किन स्टेप्स का यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, देन थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस के बारे में, देन मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 में स्टडी किया था कि साइंस क्या होता है, तो इसी तरह हम सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टडी करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ साइंस। ठीक है, तो बेसिकली साइंस हमारे पास एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है जो कि हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से डिराइव होता है। ठीक है, साइंस हमारे पास एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है जो कि हम कहाँ से लेते हैं, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स थे। ठीक है, और ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इनको दीज एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल्स अबाउट हाउ नेचर ऑपरेट्स। ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, इन एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि किस तरह से नेचर जो है किन असूलों पे काम कर रही है और किस तरह से वो अपना जो है काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं बायोलॉजिकल मेथड। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड। मेथड कहते हैं तरीके को, और बायोलॉजिकल कहते हैं कि जो बायोलॉजिकली तरीका हो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से आप लोग इसको करेंगे, यहाँ से द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। एक ऐसा बायोलॉजी का, एक बायो का एक ऐसा तरीका जिसमें हम बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, उसका सल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, उसको हल करते हैं। तो एक ऐसा बायोलॉजी का मेथड जिसमें हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, उसका सल्यूशन निकालते हैं, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। अच्छा जी, बायोलॉजिकल मेथड में हम देखें ना, सबसे पहले देखें जी, मेरी बात सुने यहाँ पे कि इंसान को ना, इंसान जो है वो हमेशा से ही एक बायोलॉजिस्ट रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम पहली ज़िंदा रहने के लिए अगर हम देखें ना, तो अगर हम पहली हिस्ट्री को देखें तो जो हमारे पास ह्यूमंस थे ना, वो हंटर्स थे। ठीक है, वो क्या करते थे कि एनिमल्स का शिकार करते थे और अपने फ्रूट्स वगैरह जो हैं, सीड्स रूट्स वगैरह उनको जमा करते थे। लेकिन जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज़ हुआ ना, वैसे वैसे हमारे जो है ना एनिमल्स के बारे में और उनकी हैबिटेट के बारे में जो इंसान है वो ज़्यादा जानने लग गया, ज़्यादा सक्सेसफुल हंटर बन गया। जैसे जैसे और मज़ीद टाइम गुजरा, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ इरा, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह से हमारे पास मॉडर्न इरा आया तो इंसान इस सेंस तक पहुंच गया कि इंसान को पता चलने लग गया कि जी प्लांट्स क्या हैं, एनिमल्स क्या हैं। हत्ता कि इस चीज़ में भी वो डिस्टिंग्विश करने लग गया कि कौन से प्लांट्स जो हैं वो खाने के काबिल हैं और कौन से प्लांट्स खाने के काबिल नहीं हैं। तो ठीक है, तो ये थी हमारी, अगर हम अर्ली एज को देखें, हम किस तरह से अर्ली इरा को देखें तो किस तरह से इंसान एक हंटर था। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड जो है ना हमारे पास तकरीबन तकरीबन 500 साल से जो है ना हमारे पास, ये साइंटिफिक रिसर्च जितनी भी है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, गलीलोस एक्सपेरिमेंट जो हुआ था 1590s में हुआ था। ठीक है, तब से लेके गलीलोस की एक्सपेरिमेंट जो कि 1590s में हुआ, तब से लेके अब तक की बायोलॉजिकल की जितनी भी रिसर्च है, ठीक है, उसमें जो बायोलॉजिकल मेथड है ना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। किसमें? इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी वगैरह। ठीक है, तो क्या मैंने बताया कि तकरीबन 500 साल से जो है हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है साइंटिफिक रिसर्च में। ठीक है, गलीलोज एक्सपेरिमेंट जो कि 1590s में हुआ, तब से लेके हमारे पास आज तक की जो बायोलॉजिकल रिसर्च है उसमें जो बायोलॉजिकल मेथड्स है ना वो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। किस किस फील्ड में? डिफरेंट फील्ड्स में। यहाँ पे जो कुछ बताई गई हैं, मेडिसिन की फील्ड, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी वगैरह। ठीक है, तो ये था हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड का।
उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं जी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जी, जैसे हम दूसरी साइंसेस में पढ़ते हैं कि जिस जिस तरह मॉडर्न इरा आया ना विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह से टाइम बढ़ता गया, ठीक है, हमारे पास जो है ना हम थ्योरीज वगैरह, कोई भी एक चीज़ है जिसको हमने रिसर्च किया, नई नई चीज़ें आती गई, ठीक है, नई नई चीज़ों को हमने डिस्कवर किया, उनके बारे में लॉन्ग थीरीज बनाई, फिर उन्हीं थीरीज़ को हमने मज़ीद मॉडिफाई किया, उन्हीं थीरीज़ को मज़ीद जो मॉडिफाई किया था उनको रिप्लेस कर दिया विद बेटर वंस के साथ, ठीक है, जिस जिस तरह से हमारे पास डाटा या नॉलेज कलेक्ट होता गया, जिस जिस तरह से हमारे पास वक्त गुजरता गया, हमारे पास नॉलेज ज़्यादा आता गया, हमारे पास नई नई चीज़ें डिस्कवर होती गई, तो हमने थ्योरीज़ बनाना स्टार्ट कर दी, ठीक है। जिस तरह से थ्योरीज़ हेल्ड हुई तो फिर उनको हमने मज़ीद मॉडिफाई किया, उन्हीं थ्योरीज़ को, जो मज़ीद मॉडिफाइड थ्योरीज़ थी उनको दोबारा से हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया उससे भी अच्छी चीज़, बेटर वन से, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये कब हुआ, जब हमारे पास एक बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाना शुरू हो गया, ठीक है। बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, जब प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज किया और उसका सल्यूशन तलाश किया, तब हमारे पास क्या हुआ जी, हम कहते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें आना स्टार्ट हो गई। तो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टार्ट करने के लिए ना, मतलब उसको सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टेप्स पे काम किया, ठीक है। डिफरेंट स्टेप्स हैं, एक किसी भी प्रॉब्लम को जो कि बायोलॉजी की है, उसकी बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स आते हैं। यहाँ पे ना आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछते हैं कि जी राइट द स्टेप्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, कि किस तरह से हम बायोलॉजी कल प्रॉब्लम, राइट द स्टेप्स टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं उनको बताएं। तो सबसे पहले जी रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कोई भी बायोलॉजी में कोई भी मसला है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको देखा जाता है, ठीक है, उसके उसको ऑब्जर्वेशंस, सेकंड पॉइंट है हमारे पास, मतलब कि उसका उस पर मुशाहिदात किए जाते हैं। देन हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, ठीक है, फिर हमारे पास डिडक्शन आ जाता है, फिर एक्सपेरिमेंटेशन और फिर समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, मतलब कि इसमें ग्राफिक्स और टेबल्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, रिजल्ट बनाते हैं और फिर हम उन रिजल्ट्स को रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, ठीक है। द डिटेल ऑफ द स्टेप्स आर एज अंडर। अब ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए ना, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स, तो ये थे हमारे पास स्टेप्स जिनको हम वन बाय वन यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 पे हमारे पास स्टेप आ जाता है रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यहाँ पे देखें, जो बायोलॉजिस्ट है ना, ठीक है, एक इंसान जो है ना वो तभी एक चीज़ का सल्यूशन ढूंढता है जब उसको कोई प्रॉब्लम होती है। कोई भी प्रॉब्लम है ना, उसका सल्यूशन ढूंढना ज़रूरी होता है। तो जो बायोलॉजिस्ट थे ना, उन्होंने भी बायोलॉजिकल मेथड को इसीलिए अडॉप्ट किया था क्योंकि उनकी जो बायोलॉजिकल लिंक था ना, या उनकी जो सीरीज़ थी उनमें उनको प्रॉब्लम्स नज़र आने लगी, ठीक है। बेसिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होता है ना, ये एक सवाल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, या तो वो खुद उसके दिमाग में आता है या फिर कोई भी बायोलॉजिस्ट के माइंड में डाल देता है, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है जो कि रिलेटेड होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स से, दैट इज़ आइदर आस्क बाय समवन, जो कि उससे कोई पूछता है या फिर खुद ही एक बायोलॉजिस्ट के माइंड में आ जाता है, ठीक है। सेकंड वन है हमारे पास ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस का मतलब है हमारे पास मुशाहिदात। जी, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं ऑब्जर्वेशंस को। ऑब्जर्वेशंस हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है ना हमारे पास, ये रिकॉग्निशन के बाद वो होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जितने भी हमारे पास बायोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो ऑब्जर्वेशंस करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपने जो प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस होते हैं ना उनको, उनसे नए ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं। यहाँ पे मैं डिस्कस करती चलूँ, डार्विन। डार्विन जो था हमारे पास एक नेचुरलिस्ट था जिसने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी, ठीक है। यहाँ पे वो कहते हैं कि इसने ना सिर्फ ऑब्जर्व किया था अपनी थ्योरी देने से पहले, और ना ही सिर्फ अपने सफ़र के दौरान इसने नोट्स बनाए थे, बल्कि इसने क्या किया था कि जो बाकी के नेचुरलिस्ट थे ना, इसने उनके भी काम को स्टडी किया था, ठीक है। सारा काम इसने उनका भी रीड किया था, देन इसने क्या किया था, अपनी थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन दी। ऑब्जर्वेशन जो होते हैं ना हमारे पास, ये हमारे पास बेस करते हैं 5 सेंसेस पे। आप जानते हैं जी ह्यूमन की 5 सेंसेस होती हैं, विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस भी जो होते हैं ना, वो हमारे पास सेंसेस ऑफ विजन पे बेस करते हैं, इन्हीं से बनते हैं,
ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे दो किस्म के उन्होंने डिस्कस किए हुए हैं। ऑब्जर्वेशंस टू काइंड्स के होते हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव होते हैं और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होते हैं। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होते हैं ना वो मोर एक्यूरेट समझे जाते हैं, उनको कंसिडर किया जाता है कि ये ज़्यादा एक्यूरेट हैं क्वालिटेटिव से। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास क्वांटिटेटिव होते हैं ना ये फॉर्मर होते हैं, इनवेरिएबल होते हैं, और इनको हम क्या, ये मेजरेबल होते हैं और हम इनको क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं इन टर्म ऑफ नंबर्स। जबकि क्वालिटेटिव जो होते हैं ना हमारे पास क्वालिटेटिव, ये इनफॉर्मल होते हैं, वेरिएबल होंगे, इममेजरेबल होंगे, और इनको हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते नंबर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो इनकी एग्जांपल्स में ये जो टेबल है ये आप करेंगे कि क्वालिटेटिव किस तरह से और क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव में फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है ना वाटर का वो कोल्डर होता है बॉइलिंग पॉइंट से, और जो लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल हमारे पास अल्कोहल होता है, ठीक है। तो अल्कोहल जो एथेनॉल है ना हमारे पास लीटर ऑफ वाटर हमारे पास हैवियर होता है किसी भी अल्कोहल, मतलब यहाँ पे उन्होंने एथेनॉल का जिक्र किया हुआ है। सेकंड वन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को देखें तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर को यू नो वेरी वेल 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह जो लीटर ऑफ वाटर वेट्स होता है वो 1000 ग्राम्स होता है, और लीटर ऑफ एथेनॉल वेट जो होता है वो 789 ग्राम्स होता है, ठीक है। ओके जी। जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होते हैं ना इसमें हमारे पास रीडिंग और स्टडी भी शामिल होती है, ठीक है। दूसरों के लिहाज से दूसरे भी इसमें करते रहते हैं, जो पास्ट में हमने स्टडी किया उसके बारे में भी पढ़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो साइंटिफिक नॉलेज होता है ना वो हमारे पास एवर ग्रोइंग होता है, ठीक है। थर्ड वन स्टेप है हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ओके जी, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होता है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। जी, तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होता है, देखिए जी ऑब्जर्वेशन से ही नेक्स्ट स्टेप हमने लेके आना है हाइपोथेसिस का। तो जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं ना वो कभी भी हमारे पास साइंटिफिकली ऑब्जर्वेशंस नहीं बन सकते जब तक हम उनको ऑर्गेनाइज्ड करके नहीं ले आते हैं और उनसे कोई क्वेश्चन नहीं निकलता, ठीक है। बायोलॉजिस्ट जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो अपने ऑब्जर्वेशंस को ऑर्गेनाइज करते हैं किसकी फॉर्म में, डाटा की फॉर्म में, और एक स्टेटमेंट को बनाते हैं, ठीक है। अब वो स्टेटमेंट जो होती है ना वो प्रूव करती है कि जो आंसर होता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का स्टडी करने के बाद वो सही है या गलत है। तो बेसिकली जो हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन होती है ऑब्जर्वेशन की, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि ऑब्जर्वेशन को डिटेल से एक्सप्लेन करती है ना, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। तो यहाँ से हम डेफिनेशन करेंगे द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड अ हाइपोथेसिस। मतलब कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि ऑब्जर्वेशंस को हमारे पास एक्सप्लेन कर रही है उसको हम कहेंगे हाइपोथेसिस, ठीक है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें डर होता है कि ये ठीक भी हो सकती है नहीं भी हो सकती, मतलब कि साइंटिफिकली प्रूव नहीं होती, हम उसको ये नहीं कह सकते ये पेटेंटली ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। बल्कि इसमें डाउट होता है, शक होता है कि माइट बी ट्रू और नॉट, ठीक है। अब ये जो हाइपोथेसिस है ना इसकी भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था ना कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं, इसी तरह हाइपोथेसिस की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि जी ये हमारे पास एक सादा सी आम सी स्टेटमेंट होनी चाहिए सबसे पहले तो, उसके बाद ये टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए, उसके बाद वो कहते हैं कि इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, कि जो हम हाइपोथेसिस निकालेंगे ऑब्जर्वेशन से, वो ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास उनसे अवेलेबल ऑब्जर्वेशन से ये एग्री करती हो, ठीक है। जितनी हो सके ये सिंपल हो और इजीली हम इसको कर सकें। इट शुड बी टेस्टेबल, मतलब कि जो हमारे पास हाइपोथेसिस है ना वो टेस्टेबल हो, पोटेंशियली फॉल्सेबल हो, मतलब कि इसमें इस चीज़ का जैसा कि मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये जो है हमारे पास इसमें कोई हम कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ठीक है, माइट बी ट्रू और नॉट, ठीक है। इसमें हमारे पास शक आ जाता है, डाउट आ जाता है। तो इतना भी ये है कि ये दोबारा से अगेन एंड अगेन हम इसको ट्राई करें, इसको सही करने की कोशिश करें, और हो सकता है जी ये गलत भी हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे हम हाइपोथेसिस को ये एक बेसिकली ना ये एक तरीका होता है हाइपोथेसिस को शो करवाने का और हाइपोथेसिस को गलत भी साबित करने का। तो ये एक वे होता है जिससे हम हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन जो है ना हमारे पास, फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस
इसको सही साबित करने के लिए ना हमारे पास बहुत ज़्यादा केयरफुल हमें होना चाहिए और हमारे पास क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं ना वो रीजनिंग का यूज़ करते हैं हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट के लिए। ठीक है। फोर्थ वन था हमारे पास डिडक्शन। अब देखें जी, जैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं ना, हमने रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किया, देन हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशंस किए, फिर हमने फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे डिडक्शन। तो डिडक्शन हमारे पास क्या होता है, ऑब्वियसली फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस से जो नेक्स्ट स्टेप है ना हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो होता है डिडक्शन। डिडक्शन बेसिकली हमारे पास लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं हाइपोथेसिस की। ठीक है। इसमें हमारे पास ना ये मकसद किस किस मकसद के लिए होती है, इसमें ये होता है कि हम हाइपोथेसिस को ट्रू भी साबित कर सकते हैं और फॉल्स भी कर सकते हैं, मतलब कि गलत और सही का कंसेप्ट आ जाता है इसमें। जिस तरह से हमने हाइपोथेसिस में किया ना कि ऑब्जर्वेशन को गलत और सही किया, अगर वो ठीक है तो उसको हम हाइपोथेसिस कहेंगे, अगर नहीं तो फिर वो ऑब्जर्वेशन को ही हम दोबारा से दोबारा रिपीट करेंगे। इसी तरह अगर हाइपोथेसिस को ठीक करना है तो वो डिडक्शन में आएगा। ठीक है। इस पर्पस के लिए कि हाइपोथेसिस जो हम ले रहे हैं वो ठीक है और उससे हम डिडक्शंस निकालते हैं। बेसिकली ये जो डिडक्शन है ना, ये इसमें दो वर्ड्स यूज़ होते हैं, इफ़ और देन का यूज़ होता है हमारे पास। ठीक है। इफ़ और देन हमारे पास अगर तो ठीक है तो ये चीज़ हो सकती है, सेम एज इट इज़ जैसे कि बात मैं कर चुकी हूँ। हाइपोथेसिस को ठीक करने के लिए हम डिडक्शंस ड्रॉ करते हैं। अगर हाइपोथेसिस ठीक है तो डिडक्शन निकालेंगे, अगर वो नहीं ठीक हमारे पास हाइपोथेसिस, तो हमें दोबारा से ऑब्जर्वेशंस करने पड़ेंगे। ठीक है। इसकी एग्जांपल जी मैं आपको देती हूँ, इसमें इफ़ और देन लॉजिक का यूज़ होता है डिडक्शन में। फॉर एग्जांपल जी मैं कहती हूँ, इफ़ मॉस्किटो बाइट्स देन इट कॉज मलेरिया। अगर तो मच्छर काटेगा तो ही मलेरिया होगा हमारे पास। ऐसा नहीं होगा कि अगर मच्छर ने काटा है तो हो सकता है जी मलेरिया हो जाए, नो, ऐसे नहीं होता, क्योंकि इसमें इफ और देन लॉजिक का यूज़ है। तो इसमें हम इस तरह से लगा सकते हैं कि अगर मच्छर काटेगा तो ही मलेरिया होगा। तो ठीक है, इसमें इस तरह से हम डिडक्शन में इफ और देन लॉजिक का यूज़ करते हैं। लास्ट वन नहीं, एक्सपेरिमेंटेशन नंबर 5th पॉइंट पे आ जाता है हमारे पास। तो जिस तरह से हमने ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस निकाली, हाइपोथेसिस से डिडक्शंस को ड्रा किया, डिडक्शन से हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। मोस्ट जो बेसिक स्टेप है ना बायोलॉजिकल मेथड का, वो एक्सपेरिमेंटेशन है। ठीक है। इसमें बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं हाइपोथेसिस को सही या गलत साबित करने के लिए। ठीक है। अगर तो डिडक्शन जो कि हमने हाइपोथेसिस से निकाली हैं, उनको बार बार टेस्ट करने से वो हमारे पास ठीक हो रही हैं। ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स किए हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हाइपोथेसिस पे हमने एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद डिडक्शन निकाले और हमारे पास वो डिडक्शन ड्रॉ जो हमने किए हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब इन डिडक्शंस के ऊपर हमने क्या करना है, जो कि हमने हाइपोथेसिस से निकाले हैं उनको दोबारा से अगेन एंड अगेन टेस्ट करना है उनके ऊपर। ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। तो उससे क्या होगा, हमारी हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट साबित हो जाएगी कि जो हमने हाइपोथेसिस पीछे निकाली है ऑब्जर्वेशन से, वो बिल्कुल ठीक है। और ओके जी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर तो हाइपोथेसिस हमारे पास गलत है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और जो सही है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और अगर जो एक्सेप्टेड है ना, जो एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस होती है उससे हम नई प्रिडिक्शंस निकालते हैं। ठीक है। और उससे फर्दर क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं ताकि उसकी वैलिडिटी बढ़ जाए या फिर उससे और ज़्यादा इम्प्रूव हम कर सकें एक्सपेरिमेंट्स को और उस पर मज़ीद हम काम कर सकें। उसके बाद आ जाता है हमारे पास समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स क्या होता है। ठीक है। बायोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, एक्चुअली ये क्या करते हैं, हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा निकालते हैं एक्सपेरिमेंट से। ठीक है। तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एक्चुअली ये इकट्ठा करते हैं क्वांटिटेटिव डाटा एक्सपेरिमेंट्स से। एक्सपेरिमेंट्स जो हमने पीछे किए होते हैं ना, उन्हीं से वो क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा क्या करते हैं, वो इकट्ठा करते हैं। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स में, कि जो हर ग्रुप से जो डाटा लिया जाता है ना, उसको स्टैटिस्टिकली कंपेयर किया जाता है। ठीक है। और उससे कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं और क्या करते हैं जी, बायोलॉजिस्ट जो होते हैं हमारे पास, इसको स्टैटिस्टिकली एनालिसिस भी करते हैं इसका। ठीक है। ये हम एनालिसिस क्या होता है, डाटा एनालिसिस, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। देन लास्ट वन स्टेप था हमारे पास रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। ठीक है। जब ठीक है, तो रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स में जो बायोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो अपने काम को पब्लिश कर देते हैं। किस में कर देते हैं जी, साइंटिफिक जर्नल्स और बुक्स वगैरह में। और ये जो हैं, इनकी मीटिंग्स होती हैं नेशनल तौर नेशनल ये क्या करते हैं, इंटरनेशनल इनकी मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में।
और ये जो पब्लिशिंग होता है ना किसी भी जो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था उसकी जो पब्लिशिंग होती है ये सबसे मेन और इसेंशियल पार्ट होता है साइंटिफिक मेथड का, ठीक है। जिससे क्या होता है कि ये लोगों में आगे पहुंचा दिया जाता है, इतनी इजाज़त दी जाती है लोगों को कि ये अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करें और जो वो नॉलेज जिससे हम दूसरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें ना उन पे अप्लाई करके इनको देखें, ठीक है। मतलब कि ये इजाज़त दे देती है गवर्नमेंट इसको कि ये मेथड बिल्कुल ठीक है, इस पे काम हुआ है पूरा, हमारा एक एक्सपेरिमेंट सीरीज़ ऑफ वर्क हमने किया, बहुत ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप इसको किया, ठीक है। तो ये जो मेथड है बिल्कुल ठीक है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह से लोग क्या करते हैं फिर इनको पब्लिश कर देते हैं और इस पॉइंट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, ठीक है। तो व्यूवर्स अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।